ये बेसिकली प्रोजेक्ट क्या बोल रहा है कि इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें, let me show you the objective. So basically we have to analyze and visualize the data on booking of city hotel and the resort hotel, booking on the city hotel and resort hotel, to gain insights on the different factors that affect the booking and the ADR. So ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो ADR एंड बुकिंग का लाइक इफेक्ट करते हैं बुकिंग्स के ऊपर एंड ADR के ऊपर. ADR मतलब एवरेज डेली रेट, यू कैन से दैट नेट इनकम वगैरह ऐसा बोल सकते हो आप. ठीक है. अभी देखो, सो इन द लाइक इन इंटायर डेटाबेस मुझे जो जो लाइब्रेरीज की जरूरत है. अभी देखो इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत मैटर करता है. अभी आप बोलोगे कि सर पीपीटी में हमने दिखाया तो चलेगा क्या, बट जो हमारे पास लाइक डॉक्यूमेंटेशन वाला कुछ चीज नहीं होती उस टाइम पे वी कैन गो फॉर द पीपीटी प्रेजेंटेशन. अभी जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना उसका आप पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो. बट अगर यहाँ पे पीपीटी से भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इनेबल हो रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस ऑल्सो. उसके बाद अगर आपको आपको पीपीटी बनाना है तो यू कैन ऐड पीपीटी ऑल्सो, बट यू विल take a screenshot or copy all the slides from the PPT and you can add that files here also. So देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई इमेज डालना है तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स डाल के उस इमेज को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे आराम से. लेट मी शो यू. सो आई जस्ट डू वन थिंग. ये तो मेरे गिटहब से कनेक्टेड है. आई क्रिएट अ न्यू फाइल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट. सो आपने लेटेस्ट से दैट इस EDA प्रोसेस के ऊपर पीपीटी बना ली. तो अभी उस पीपीटी स्लाइड्स में से कुछ इमेजेस आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने. लेटेस्ट से दैट मैंने यहाँ पे होटल इमेजेस देखा, राइट, एंड यहाँ से कोई भी ये वाला लेटेस्ट से दैट कॉपी मैंने इमेज कर दिया, कॉपी इमेज. ठीक है. यहाँ पे जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करो और यहाँ पे वो इमेज पेस्ट कर दो. इमेज पेस्ट हो गया. ऐड अ कोड बॉक्स. यू कैन सी दैट वो जो आपने इमेज कॉपी किया था ना वो यहाँ पे आ गया. राइट. ऐसे आप पीपीटी के स्लाइड्स यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो अगर आपको कुछ पीपीटी एग्जैक्टली पीपीटी अगर डालना हुआ तो. बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा करते हो. डॉक्यूमेंटेशन आप जब कर रहे हो ना तब तीन चीजें याद रखना. आपका जो टेक्स्ट टाइटल है ना वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बोल्ड हैंडराइटिंग में. हमारे टोटल 4 पार्ट में एडीए प्रोसेस होता है. फर्स्ट होता है डेटा क्लीनिंग. सेकंड क्या होता है, अंडरस्टैंड योर वेरिएबल्स. डेटा क्लीनिंग फिर डेटा अंडरस्टैंडिंग ये सब कुछ पहले पार्ट में हो जाता है सब कुछ. सेकंड पार्ट में क्या होता है, जो हमने डेटा क्लीनिंग किया जो जो हमें समझ में आ गया सारी चीजों को एक साथ, यू कैन से दैट सारे वेरिएबल्स को, सारे वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन, सारे वेरिएबल का डेटा टाइप एक साथ अंडरस्टैंड योर वेरिएबल सेकंड पार्ट में आ जाता है. राइट. इन द थर्ड पार्ट क्या आता है, हाँ, डेटा रैंगलिंग, फीचर इंजीनियरिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. ये सारी चीजें कहाँ पे आती है, हमारे थर्ड स्टेप के अंदर आती है. एंड फोर्थ स्टेप के अंदर हमारा क्या आता है, स्टोरी टेलिंग, विजुअलाइजेशन ऑन चार्ट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन द चार्ट. एंड जो लास्ट हो सकता है उसको हम कंक्लूजन एंड ऑब्जेक्टिव टेलिंग बोल सकते हैं या बिजनेस एनालिसिस बोल सकते हैं, लास्ट वाला पार्ट. ठीक है. देखो डेटा एनालिटिक्स के बहुत टाइप्स होते हैं, राइट. उसके एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता. देयर आर 5 टाइप्स जो सारे हमने कवर किए. सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ कुछ चीजें होती है कि दैट इज टू, मतलब लेट अस से दैट. अभी देखो एक एक्टिव में बोलता हूँ. लेट लेट विल डू वन थिंग. टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे सर्च करते हैं. आई थिंक देयर आर 4 to 5: डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. सो डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक ये सारे टाइप्स है. बट इसमें अगर मैं बताऊँ ये चारों हमने लिए हैं. जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर दैट इज, कभी कभी क्या होता है देखो, एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है. प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या करता है, इट विल फोकस मोर ऑन द मशीन लर्निंग वाला पार्ट. अब तक डेटा में क्या हुआ उसके बाद में डेटा में आगे जाके क्या हो सकता है, बिफोर मशीन लर्निंग आगे जाके क्या हो सकता है उसको करना है, यानी कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस. सो जैसे कि ईडीए प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते डेटा को, चेक करते क्या हो रहा है डेटा के साथ. ये सारी चीजें सिर्फ डेटा की रिलेटेड बात करते हैं. प्रेडिक्टिव एनालिसिस में क्या करते हैं, पहले ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके ऊपर काम करते हैं पूरी चीजें. सो यू कैन से दैट कि लास्ट ईयर में क्या हुआ, लास्ट ईयर सॉरी 2021 में जो हमारा सेल था वो था 2 लाख रुपए.
2022 में हमारा 2.5 lakhs हो गया, 2023 में 75,000 से बढ़ गया, 2024 में क्या हो गया, 1 लाख से बढ़ गया, अभी 2025 में क्या हो गया, 1.25 लाख से बढ़ गया। तो इट इज like from the data, from the past diagnosis, we can predict that in the next year our data or our sales will increase by 1.5 lakhs. So हम हर साल देख रहे हैं कि 25 हजार से बढ़ रहा है, कभी 50 से बढ़ रहा है, तो we will take a average value, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा हमारा सेल हो सकता है। चलो सेल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बट सेल कौन कौन से पैरामीटर्स पे हो गया, ऐसे कौन से हमारे यू कैन से दैट प्रोडक्ट्स है कि जो सबसे मतलब लाइक चेंज होते रहे, पिछली बार इतने सेल हुए, इस बार इतने सेल हुए, इस बार कितने सेल हो सकते। तो ये सारी चीजें प्रेडिक्टिव एनालिसिस में आती है, ठीक है। पहले हम उसको डायग्नोस करते, फिर चेक करते कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, उसको प्रेडिक्टिव एनालिसिस बोलते हैं। अभी डायग्नोस्टिक में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि लेट अस से दैट पिछली बार हमारा सेल अच्छा था बट इस बार हमारा सेल बहुत कम हो गया, तो उसका रिपोर्ट निकालो कि क्यों ऐसा हो गया। तो ऐसे भी कुछ चीजें होती है, मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा सारे टाइप्स के साथ, मैं आपको बताऊंगा कि इसको ये बोलते उसको ये बोलते, बट नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, इसलिए मैंने पहले से आपको नहीं सिखाया। बट मैं क्या कर दूंगा, दो दो चार चार लाइन का पैराग्राफ के साथ आपको डेटा भेज दूंगा रिगार्डिंग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सॉरी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, करेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा एनालिटिक्स। अभी ईडीए प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं मतलब हमारे डेटा में अब तक क्या क्या हुआ वो चेक करना, एंड आगे जाके हम क्या कर सकते हैं वो सिर्फ सजेस्ट करना। इट इज नॉट कि हम सिर्फ डायरेक्टली प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, पूरा चीजें से हम ये नहीं करते कि ऐसा आगे जाल के हो सकता है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे। हम बोलेंगे कि अगर हमने ये किया तो देयर आर चांसेस कि हम ऐसा कर सकते हैं, दिस विल बी अवर आउटपुट, ठीक है। अभी मैं एक छोटा सा अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो, जब टाटा ने सियारा जो अभी नई गाड़ी आई ना, वो लॉन्च करने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि कितने हमें ऑर्डर आ सकते हैं, इसलिए इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था जब लॉन्च कर रहे थे तब, ठीक है। अभी देखो, उन्होंने इसके पहले भी देखो कर्व लॉन्च किया था, बट कर्व का इतना सेल ही नहीं है, अगर मैं फ्रैंकली बताऊं, इतना सेल नहीं है कर्व का, उसका वेटिंग में नहीं था। अगर आपने देखा, जब वो लॉन्च हुई थी उसके बाद में उसका इतना वेटिंग नहीं था, आपको 3-4 दिन में गाड़ी मिल जाती थी। अभी अगर आप बोलोगे कि जिस दिन का सियारा लॉन्च हुई ना टाटा के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्टिव एनालिसिस वो समझ में आ रहा है कि 75,000 प्लस कार्स एक ही दिन में सेल हुई थी, एक ही दिन में 75,000 प्लस कार्स का बुकिंग आया था। अभी करीब करीब 1.25 कार्स की बुकिंग्स है उनके पास, जिसमें से सिर्फ लाइक यू कैन से दैट 70,000 कार्स उनको फेब्रुवरी में हैंड ओवर करने क्लाइंट्स, करेक्ट। सो ये पूरी चीजें कहाँ पे आती है, उन्होंने डायग्नोसिस किया, उन्होंने चेक किया, एंड फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैव प्रेडिक्टेड दैट कि फ्यूचर में हमें कितनी कार्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस केस में जो टाटा ने ना अभी फिलहाल के लिए सिर्फ 70,000 कार्स नहीं बना के रखी, उन्होंने 2 लाख कार्स ऑलरेडी बना के रखी थे। अगर उन्होंने अभी डिसाइड किया ना, वो आगे वाले इस महीने के दिसंबर के एंड तक ही पूरे कार डिलीवर कर सकते हैं, राइट। बट उनको थोड़ा सा मार्केट में क्या बोलना है और उनका हाइक बनाना, ये सारी बहुत सारी चीजें होती है। बट यू कैन से दैट इस केस में उन्होंने प्रेडिक्टिव एनालिसिस का ये देखा था, अब तक जो हमने मार्केटिंग की थी उसके बेसिस के ऊपर कर्व के कितने सेल्स हुए, अगर हमने उसके 3 गुना या 4 गुना मार्केटिंग की, इन्फ्लुएंसर को कार्स दी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको पता है कि 3 महीने पहले से उनके पास कार आ जाती है, एंड 3 महीने उनके पास ही रहती है वो कार्स। मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो 10-12 हजार कार्स वो इन्फ्लुएंसर को 3-3 4-4 महीने के लिए दे देते हैं, आपको जो टेस्ट करना है वो करो, कुछ भी कार के लिए हुआ तो आप सिर्फ वापस ला के दे देना, हम देख लेंगे, ठीक है। ऐसे होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, राइट। तो एंड ऐसे कुछ कुछ केसेस होते हैं जहां पे अगर अच्छे फॉलोअर्स हो तो इन्फ्लुएंसर को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं उसके ऊपर, सिर्फ अच्छे बातें बताने के लिए, ठीक है। दैट इज द डिफरेंट पार्ट। बट यहाँ पे उन्होंने पहले डायग्नोसिस किया एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस किया था कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिसिस अभी देखो कि क्या होता है,
जब तक JIT एक कंसेप्ट होता है, जस्ट इन टाइम, JIT सबको पता नहीं होगा, इट इज द पिलर ऑफ मैनेजमेंट। मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर कोई है यहाँ पे? मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक, मैनेजमेंट में था ना, राइट, क्वालिटी मैनेजमेंट में JIT। सो JIT क्या बोलता है? जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम मतलब क्या होता है कि आप पहले मुझे ऑर्डर दो, फिर उसके बाद में मैं स्टॉक रेडी करके उसको बना के आपको कल 2-3 दिनों में दे दूंगा, इसको JIT बोलते हैं। अभी जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं ना, जब तक उनके पास अच्छे ऑर्डर्स नहीं आते, वो बल्क में कुछ चीजें बनाते नहीं है। टाटा भी JIT के ऊपर काम करता है, बट टाटा क्या बोलता है, जब तक मेरे पास इतने ज्यादा ऑर्डर्स नहीं होते कि मैं प्रोडक्शन में इतने ज्यादा उससे दुगना बना के रखूं, तब तक वो नहीं उठाते। अब ये सारी चीजें उन्होंने प्रिडिक्टिव एनालिसिस से ही की थी कि ऐसा, हाँ, उन्हें कंफर्म था कि जनवरी के फर्स्ट मंथ तक उनको 1 लाख कार्स डिलीवर करना ही पड़ेगा। उसके पहले ही उन्होंने प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके 1 लाख कार्स बना ली। वो कैसे हुआ? EDA प्रोसेस से, ठीक है। अभी ये EDA प्रोसेस उनको सिर्फ उनके कार्स के ऊपर करना पड़ा, ऐसा नहीं होता है, उनको बाकी सेगमेंट्स के कार के ऊपर भी करना पड़ता है, राइट। अगर आपको पता होगा, हर साल मार्च में हर कंपनी आपका उनका उनका रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट एवरी कंपनी एनालाइजेस दैट अगर मेरे फ्यूचर में इतने इतने कार्स है, हर साल हर कंपनी का सेल इतना होता है, तो इस साल अगर मैं कुछ अलग से मेरे सेगमेंट में एक अच्छी कार लाऊं, तो उसका सेल कितना हो सकता है। तो ये सारी चीजें डेटा एनालिस्ट ही करता है, जिसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ठीक है। और एक बात, अगर आप बोलोगे कि सर मशीन लर्निंग का इसके अंदर क्या काम है, तो आई कैन से दैट मशीन लर्निंग का यहाँ पे कुछ काम नहीं है फिलहाल के लिए। मशीन लर्निंग क्या करता है, वो फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट वैल्यू। बट अगर यहाँ पे अभी उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उनको ना सर्वे, बहुत ज्यादा सर्वे के ऊपर फोकस करना पड़ता है। कहाँ पे? मशीन लर्निंग के केस में हर एक डेटा पॉइंट को उनको बिल्ड करना पड़ता है, कुक करना पड़ता है। कुक करना इन द सेंस बनाना पड़ता है, अच्छे से डेटा सेट में फिट करवाना पड़ता है, उसके बाद में वो आगे आगे बढ़ता है। बट इन द केस ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स, उनको फ्यूचर वैल्यूज को पहले से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। जो पास्ट डेटा है उसके ऊपर ही उनको फोकसली काम करना पड़ता है, आगे क्या हो सकता है उसका सिर्फ वो अंदाजा लगा सकते हैं। आई होप दैट थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, ठीक है। अभी इस केस में हमें, जब हम प्रोजेक्ट बना रहे, EDA प्रोसेस बना रहे, सबसे पहले बोल्ड हैंडराइटिंग में हमारे टाइटल कंफर्म होने चाहिए। सो लेट अस से दैट, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ हमारे स्टेप्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं? द फर्स्ट स्टेप फॉर डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस इज इंपोर्ट ऑल लाइब्रेरी विच आर नेसेसरी। जितनी भी लाइब्रेरीज आपको नेसेसरी है इस पूरे इंटायर प्रोसेस के अंदर, अगर आप मशीन लर्निंग भी कर रहे हो, तो पहले टेक्स्ट बॉक्स में, पहले चैट बॉक्स में आपकी ये सारे लाइब्रेरीज डिफाइन होने चाहिए, सारे के सारे लाइब्रेरीज। सो मुझे numpy की जरूरत है, मैं numpy ऐड करूंगा, सारे लाइब्रेरीज ऐड करूंगा। जब मैं ऐड करूंगा ना, तो उसके पहले, सो बेसिकली आपको रिपोर्ट ऐसा बनाना पड़ता है कि सामने वाले को मेरे रिपोर्ट के बारे में एक लाइन भी पता नहीं है, उसको मुझे एक एक लाइन बतानी है कि इस कोड में मैंने क्या लिखा। सो इन शॉर्ट, अभी देखो मैं कैसे लिखूंगा, जब मुझे लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ी ना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके पहले मैं लिखूंगा इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। सो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज बोल दिया, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। एंड इसके नीचे जब मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा, इसको बोल्ड वगैरह जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं करके रख दूंगा। इसके बाद में मैं यहाँ पे बोलूंगा हैशटैग इंपोर्टिंग numpy फॉर न्यूमेरिकल मैनिपुलेशन, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद में इसके लिए भी सेम मुझे बोलना पड़ेगा, किसके लिए? पांडास के लिए। पांडास के लिए भी मैं बोलूंगा कि इंपोर्टिंग पांडास फॉर डेटा मैनिपुलेशन। ये क्या होता है? न्यूमेरिकल मैनिपुलेशन, एरेज मैनिपुलेशन, ये इसके लिए numpy चाहिए। पांडास किस लिए चाहिए वो लिख लो। एंड फिर जब आप मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न प्लॉट करोगे, तब क्या बोलोगे? फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस। ऐसे जितने लाइब्रेरीज है उनका पर्पस यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, राइट। ये सब कुछ होने के बाद जब डेटा लोड करना है, तब उस टाइम पे फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लिख लो
कि creating new variable called df load dataset from CSV फाइल। अभी यहाँ पे ये सब कुछ लिख लिया, फिर यहाँ पे डाल दो डेटा फ्रेम इन ब्रैकेट होटल डेटा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिखो df इक्वल्स टू pd.read.csv, यहाँ पे आप डेटा को लोड करोगे। सो दिस शुड बी योर स्टेप। हर बार आपको ये कंपलसरी डालना ही पड़ेगा हर एक स्टेप के लिए कि क्यों कर रहे हो आप लैम्डा लिख रहे हो, डालो वहां पे क्यों लैम्डा किया, एंड उसका रिजल्ट जो आया ना वो उसके नीचे लिखो कि फ्रॉम दिस आई कैन कंक्लूड दैट आई हैव एडेड लैम्डा फंक्शन टू क्रिएट अ न्यू कॉलम, एंड टू सी द न्यू कॉलम आप यहाँ पे लिखोगे df.head। नाउ वी कैन सी दैट हमारा डेटा सेट अभी अब ऐसा दिख रहा है, वी हैव एडेड सक्सेसफुली न्यू कॉलम एट द एंड ऑफ द डेटा सेट, ऐसे, ठीक है। जैसे मतलब इट शुड बी योर स्टेप। अभी जैसे मेरा डेटा सेट लोड हो गया, सारे लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट किए, डेटा सेट लोड हो गया, इसके बाद में डेटा को सिर्फ एक्सप्लोर करना। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखो लाइक चेकिंग फर्स्ट 5 रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटा फ्रेम df.head, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डालो, पहले लिखो चेकिंग फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम, उसके बाद में फिर से कोड लिखो df.head, उसके बाद में फिर से क्या लिखोगे आप, चेकिंग लास्ट 5 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम df.tel लिखो, फिर उसके बाद में df.info लिखो, फिर df.describe लिखो। सो ये सारी चीजें सिर्फ फर्स्ट व्यू ऑफ अ डेटा फ्रेम। ऐसे लिखने के बाद आपके सारे डेटा फ्रेम लोड हो गए। जब ये हो गया उसके बाद में यू गो फॉर द फर्स्ट स्टेप विच इज डेटा एक्सप्लोर। उसके अंदर लिखो कि बेसिकली df डॉट शेप करो, उससे हमें कितने डेटा पॉइंट्स है कितने ये है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले इसमें सिर्फ एक्सप्लोर करना है, कितने डुप्लीकेट है वो चेक करो, df डॉट डुप्लीकेट्स, राइट। ये सारी चीजें वहां पे करो, उसके बाद में आप स्टोरी टेलिंग इसके ऊपर उसके ऊपर जा सकते हो। तो एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड जो भी आप कर रहे हो। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर किया है ना, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको भी सेम स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। आप ऐसा करो, पहले आप सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर डिस्कस करो। आप बताओ कि ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके अंदर हमने ये किया है, हमने ये चेक किया है। पहले जैसे मैंने क्या किया, मैं मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं देखो नो योर डेटा में ना मैंने ऑल लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, डेटा सेट को लोड कर लिया, यहाँ पे लिखा मैंने, देखो डेटा सेट लोडिंग, लोड करते टाइम पहले मैंने माउंट कर लिया ड्राइव को। पहले 2017-18 के आसपास क्या होता था पता है, कि हमें अगर गूगल ड्राइव से कनेक्ट करना पड़ता है तो यहाँ से हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे बट द फर्स्ट मेथड इज टू प्लॉट अ ड्राइव, माउंट अ ड्राइव। पहले इस गूगल कोलैब में ड्राइव को माउंट करना पड़ता था, मतलब इन शॉर्ट आप यहाँ पे जा सकते थे, इसको जब आपने क्लिक किया ना ये कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख के आता था पहले, राइट। एंड फिर इस कोड को पहले रन करना पड़ता था, तब जाके यहाँ पे माउंट होता था। बट अब क्या होता है, हमने जैसे ही माउंट ड्राइव के ऊपर क्लिक कर दिया ऑटोमेटिकली ड्राइव यहाँ पे आता था, राइट। इसीलिए मुझे माउंटिंग का स्टेप यहाँ पे लिखना पड़ा। तो पहले ड्राइव माउंट हो गई, उसके बाद क्या हो गया, मैंने फाइल पाथ अलग लिख दिया, एंड फिर यहाँ पे बोल दिया pd.read.csv फाइल पाथ। सो मैं डायरेक्टली ये कॉपी करके यहाँ पे भी डाल सकता हूँ विच इज टोटली फाइन, बट ऐसे कुछ किया। बट आप एक बात नोटिस कर सकते हो, हर एक चीज के लिए मैंने हैशटैग डाल के कुछ ना कुछ लिखा है कि वी आर डूइंग दिस, हमने ऐसा क्यों किया, ये सब कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब मैं डेटा सेट का फर्स्ट व्यू दिख रहा हूँ तब मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा सेट फर्स्ट व्यू, यहाँ पे df.head लिख के मैंने डेटा सेट का फर्स्ट व्यू देखा। उसके बाद में यहाँ पे डेटा सेट रोज एंड कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, df.index, उससे मुझे पता चला मेरे पास इतने रिकॉर्ड्स है, ये सब कुछ कॉलम्स के लिए df.columns लिखा। सो सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे समझ में आ गई यहाँ पे मैं डेकोरेट करके रख रहा हूँ, ठीक है। राइट आफ्टर देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डेटा सेट रोज एंड कॉलम्स चेक करने के लिए, काउंट चेक करने के लिए हमने df.index लिखा। यहाँ पे डेटा सेट में कितने कॉलम्स है सब कुछ चेक कर लेंगे, टू चेक द कॉलम्स इन द डेटा सेट df.columns, एंड फिर ये किया। डेटा सेट की पूरी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए डेटा सेट इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी सेम लिखा df.information, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई। फिर उसके बाद में डुप्लीकेट वैल्यू चेक किए। अभी मैंने क्या किया पता है, मैं जैसे डुप्लीकेट वैल्यू चेक कर रहा था, यहाँ पे देखो df.duplicate चेक कर रहा था, मैं उसको विजुअलाइज भी करके जा रहा था आगे आगे।
सो जैसे कि मैंने पहले सबसे पहले क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया जिसके अंदर चीज चेक किया डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड। सिर्फ मैंने इतना रन किया ना, तो वो क्या दिखाएगा बताए मुझे, ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। मैंने क्या किया, उस ट्रू फॉल्स का वैल्यू काउंट किया एंड उसको डुप्लीकेट वैल्यूज में सेव किया। यहाँ पे मुझे पता चला फॉल्स से 87,000, ट्रू है 31,000। इन शॉर्ट कितने डुप्लीकेट है। सिर्फ इस डुप्लीकेट वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्लॉट बना दिया कि हमारे पास इतने ओरिजिनल वैल्यूज है, यूनिक वैल्यूज है एंड डुप्लीकेट वैल्यू इतने हैं। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। मतलब आप आपके हिसाब से कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर, सिर्फ सामने वाले को सारी चीजें आपको समझानी है, राइट। ये होने के बाद अभी मैंने क्या किया इस केस में, जैसे जैसे मैं डेटा को देख रहा हूँ वैसे वैसे ही मैंने डेटा क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया। बट आप इसके अंदर क्या करो, आप इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हो, चेक करो डुप्लीकेट कितना है, ये कितना है, नल वैल्यूज कितने हैं, सब कुछ चेक करो। एंड जब आपको ये सारी चीजें क्लीन करनी पड़ेगी, जब आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे, रैंगलिंग में, थर्ड स्टेप में, वहां पे जाके ये चीजें अप्लाई करो। दैट इज ऑल्सो यू कैन डू। बट मैंने क्या किया, एक एक स्टेप के बाद ही कर दिया। सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन यू। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ऐसा किया है तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये डुप्लीकेट डिलीट करने के बाद मेरे पास उसके यूनिक रिकॉर्ड कितने बचे, डीएफ डॉट शेप किया मैंने, 0 मतलब सिर्फ रोज लिए। डीएफ डॉट जब हम शेप करते तब हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, रोज एंड कॉलम्स। मैंने यहाँ पे 0 बोला, इसका मतलब क्या, सिर्फ रोज दे दो। अभी ये दो दो कुछ कुछ चीजें मैंने नहीं पढ़ाई, बट आपको सिंटैक्स समझ के ही पता लग गया होगा। यहाँ पे मैंने लिखा, एज वी कैन सी दैट before dropping duplicates, values we were applying was 1,19,390 records rows, and now after dropping duplicate rows we can see that there are only 87,396 unique records are there. अभी ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं, सामने वालों को दिख रहा है, बट उनको पढ़ने के लिए मैंने ये लिख के रखा, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद लेट रीसेट द इंडेक्स टू व्यू द यूनिक डेटा, फिर उसके बाद मैंने इंडेक्स को रीसेट कर दिया। सो ये स्टेप्स आपको करनी पड़ेगी। अभी आगे जाके आप और 4-5 रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो भी फिर से आप करो df डॉट रीसेट इंडेक्स, 2 बार करो चलेगा, ठीक है। अभी इसके बाद मैंने रीसेट इंडेक्स करने के बाद कुछ डेटा मेरे पास ऐसा आया। अभी मिसिंग वैल्यू चेक करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। यहाँ पे मैंने लिखा df डॉट इज नल इक्वल्स टू ट्रू, और मैं ऐसे भी कर सकता था df डॉट इज na डॉट सम, करेक्ट। डॉट सम किया है ना हमने इसके पहले, इज एन ए किया, या इज नल भी कर सकते हैं हम। मैंने बताया था इज एन ए इज नल, ये सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नल वैल्यूज का मुझे काउंट पता चला, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में आंसर आ गया। तो मुझे ट्रू एंड फॉल्स में नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देयर आर 2 थिंग्स। जैसे कि देखो एक्सेल में हमारे पास 3 चीजें होती है एक्सेल में, या तो वैल्यू हो सकती है, दूसरी चीज फॉर्मूला हो सकता है, तीसरी चीज फॉर्मेटिंग होती है। या तो हम सिर्फ फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं, या तो सिर्फ वैल्यू कॉपी कर सकते हैं, या तो सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं। वैसे ही इस केस में नल वैल्यू है, इसका मतलब एक अलग पैरामीटर के अंदर नल वैल्यू है। उसको हमें पाइथन के फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास नमपाई के पास एक प्रॉपर नल वैल्यू वाला फॉर्मेट होता है। मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे खाली मतलब यहाँ पे कुर्सी पे कोई नहीं बैठा है, इट इज करंटली नल, राइट। ये आपको दिख रहा है नल है, बट जब मैं देखूंगा मुझे उसको देखने के लिए एक यू कैन से दैट एक कांच चाहिए या एक चश्मा चाहिए, उसके बाद ही मैं उसको देख सकता हूँ। इन द सेम वे, जैसे कि यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज है, यहाँ पे मुझे पता चला, बट उस नल वैल्यूज को मैं प्रॉपर नल वैल्यू एक फिल्टर के थ्रू, जो पांडास को नंपाई को समझ में आ सके, उस फिल्टर के थ्रू भी निकाल सकता हूँ। एंड वो फिल्टर है, मैं यहाँ पे बोलूंगा फिल नल वैल्यू विथ प्रॉपर एन नल वैल्यू। जहां जहां पे आपको नल वैल्यू दिखा, वहां पे आप np.nan से उसको रिप्लेस करो। ये नई स्टेप किया तो भी चलता है, मैंने क्या बोला, ये स्टेप नहीं किया तो भी चलता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे फॉल्स है ना, इस जगह पे कुछ भी नहीं हो सकता है, पूरा खाली, मतलब नल वैल्यू यानी कि उसके अंदर कुछ नहीं। बट मुझे वहां पे कुछ नहीं है, उसके जगह पे नल वैल्यू ऐसा लिखना है। आर यू गेटिंग। तो वहां पे प्रॉपर लिखना है मुझे कि यहाँ पे नल वैल्यू है, तो उसके लिए मैंने जितने भी मेरे पास ब्लैंक स्पेसेस थे उसके जगह पे नल वैल्यू डाल दिया, np डॉट नल वैल्यू।
तो इसके बाद आपको फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है, आपको नल वैल्यूज को फिल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि पावर बीआई के अंदर मैंने आपको बताया था कि 0 नल वैल्यूज होनी चाहिए, सब कुछ आपको फिल करना पड़ेगा, राइट। इन दिस केस आपको नल वैल्यूज को फिल नहीं करना है, तो आप प्रॉपर np.nan से उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। रिप्लेस कर दिया तो इसके बाद में आपने नल वैल्यूज को फिल नहीं किया तो भी चलेगा। जैसे कि कंपनी कॉलम है इसके अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे नल वैल्यूज है, उस केस में हम तो उसको डिलीट ही कर देने वाले हैं। बट एक और कॉलम है जिसका नाम है लेट अस से दैट एजेंट, उसके अंदर 10-12 हजार नल वैल्यूज है, तो उसको आप ऑर्डर से रिप्लेस करो, नहीं तो एन से रिप्लेस करो। बस प्रॉब्लम क्या आएगा, आउटपुट में आपके पास एन बोल के ऑप्शन आएगा। मैं इसका फायदा बताता हूँ आपको, ठीक है। सो लेट अस से दैट मेरे पास एक कॉलम है, मेरे पास एक कॉलम है जहां पे उस कॉलम एक एक कॉलम में बता रहा हूँ, ठीक है। जहां पे क्या लिखा है, 12 है, 13 है, 15 है, 20 है, कॉमन नल है, कुछ नहीं, प्रॉपर कुछ नहीं, नल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक स्पेस है। अगर मैं इन सब का सम करूं तो एरर आएगा, ऑब्वियसली एरर आएगा, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं है ना, स्पेस है। सो अगर वहां पे टेक्स्ट होता तो वो एरर तो देता मुझे कि वहां पे टेक्स्ट है, बट वहां पे फिलहाल कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने इसको फिल किया np.nan से। सो जब मैं इस कॉलम को सम करूंगा तब वो nan को इग्नोर करके बाकी के वेरिएबल्स को सम कर देगा। सो ये मुझे यहाँ पे करना है। तो जब या तो अभी देखो मैं नल वैल्यूज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, एंड मुझे उसको फिल भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एंड मुझे एरर भी नहीं चाहिए आउटपुट पे। ऐसे केस में मैंने वहां पे प्रॉपर नल वैल्यू डाल दी। तो अगर न्यूमेरिकल कॉलम है तो वो वहां पे वो सम में कर सकता हूँ, एवरेज निकाल सकता हूँ। वो क्या करेगा, सिर्फ इस वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। जब मैं एवरेज करूंगा तब उसको ये इसको काउंट करेगा, ये याद रखना, काउंट करेगा, ठीक है। बताऊंगा मैं आपको आराम से, बट आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ कि मैंने क्यों यहाँ पे नल वैल्यूज को ऐसा किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेक किया, राइट, यहाँ पे मैंने सिर्फ चेक किया कि नल वैल्यूज कितने, मिसिंग वैल्यूज चेक किए, मैंने कुछ उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे जितने भी नल वैल्यूज थे उसको फिल कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने चेक किया इज na से, और इज नल भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कितने मेरे पास प्रॉपर नल वैल्यूज है। अभी ये सारी चीजें मैंने कहाँ पे डाल दी, ए के अंदर। सो मैंने सिर्फ क्या किया, इज नल डॉट सब, एंड इसको मैंने डाला यहाँ पे। तो मेरे पास जो 32 कॉलम्स है उन सब में जितने भी नल वैल्यूज है उसका काउंट आ जाएगा मेरे पास। फिर उस काउंट को मैंने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। मैंने बोला कि जितने नल वैल्यू जो है सबसे ज्यादा जिसमें वो सबसे ऊपर आनी चाहिए, एंड मैंने पहले 5 ही कॉलम चेक किए, राइट। यहाँ पे मुझे पता चला पहले 5 के अंदर भी चेक करने की जरूरत नहीं, पहले 4 ही ऐसे कॉलम है जिसके अंदर नल रिकॉर्ड्स, राइट। अभी जो चिल्ड्रन कॉलम है ना उसके अंदर 4 नल रिकॉर्ड्स है, बट आप जब इसको पावर बीआई के अंदर ओपन कर रहे थे ना, उसके अंदर चिल्ड्रन कॉलम में 0 नल रिकॉर्ड दिखाई दे रहा था, राइट। तब क्या होता है वहां पे पता है, पावर बीआई के अंदर जो 4 एरर्स हमने निकाल दिए थे ना, पाइथन के अंदर उसने उस एरर को रिक्रिएट अच्छे से संभाल लिया एंड उसको एज ए नल वैल्यू ट्रीट कर दिया। पावर बीआई के अंदर उसका एरर फॉर्म हुआ था, बट इन द केस ऑफ पाइथन वो हमें उसी को नल वैल्यूज बोल रहा है। यहाँ पे आपको एरर फॉर्म ही नहीं होगा, पाइथन हर एक चीज को पढ़ लेता है। जैसे मैंने बताया था पाइथन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप, तो जो भी फॉर्म आप उसको दे दो वो ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके ये नल वैल्यूज विजुअलाइज करने, अभी यहाँ पे मुझे विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना लिखा, एंड इसके अंदर इसके नीचे एक पैराग्राफ भी डाल दिया कि आई हैव सीन दैट दिस मच आर द नल रिकॉर्ड्स, इसके अंदर इतने, इसके अंदर उतने, उसके अंदर इतने। फिर बट मैंने क्या कर दिया, सिर्फ इसको यहाँ पे देखो, मैंने बोला ये जो मिसिंग वैल्यूज है ये वाला, इसको मैंने बोल दिया मिसिंग वैल्यू डॉट प्लॉट काइंड इक्वल्स टू बार, एंड बार प्लॉट यहाँ पे बना दिया। एंड इस बार पार्ट के अंदर मैं सामने वाले को बताऊंगा फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन सी दैट इन कंपनी कॉलम देयर आर 87,000 आर डुप्लीकेट वैल्यूज। सो वी आर एक्चुअली डूइंग पीपीटी प्रेजेंटेशन ये, ठीक है। सो हर एक स्टेप के बाद जो सामने वाले को जरूरी है बताना कि हमने ऐसा क्यों किया, वही हम यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं किया तो भी चलेगा, आपने एक पैराग्राफ डाला तो भी चलेगा। तो जो भी आपने ऊपर देखा समझा, जो भी चीजें आपने की ना वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख दो,
एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेप। ये सब कुछ करने के बाद प्रॉपर अभी आपके पास जो इंफॉर्मेशन बची वो यहाँ पे लिख दो, राइट। एंड फिर इसके बाद में यू गो विद द अंडरस्टैंडिंग योर वेरिएबल्स। अंडरस्टैंड योर वेरिएबल्स में आप कुछ चेंजेस नहीं करोगे, आप सिर्फ क्या करोगे, आप चेक करोगे ये सारे चेंजेस होने के बाद मेरे पास कितने कॉलम्स बचे। फिर मेरे पास डेटा का डिस्क्रिप्शन, इंक्लूड ऑल मतलब हर एक कॉलम का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, हर एक कॉलम क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हमने पावर बीआई में किया था ना, हर एक कॉलम को पकड़ा। सो यू डू वन थिंग, जब आपने कॉलम यहाँ पे df डॉट कॉलम लिखा ना सबसे पहले स्टेप में, तो एक कॉलम है ना, तो आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट फर्स्ट कॉलम कौन सा है, होटल। तो यहाँ पे आप लिखो होटल, इसको रन करो। रन किया, फिर लिख लो कि ये होटल नाम का कॉलम क्या बताने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है? फिर इसके ऊपर हम क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, ठीक है। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, डन, ठीक है। ये ऊपर चलेगा एंड वो क्वेश्चंस को आप प्लॉट करोगे। इसके बाद में डिस्क्राइब कर दिया। फिर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, सारे कॉलम्स की डिटेल्स होंगे, क्या क्या सारे कॉलम्स बताने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे मैंने लैम्बडा फंक्शन यूज किया, क्यों किया मैं बताता हूँ। सो लैम्बडा एक्स डॉट यूनिक मतलब क्या, सो बेसिकली व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, मैंने डेटा फ्रेम में से एक कॉलम लिया जिसका नाम है होटल, एंड फिर मैंने बोला होटल के अंदर कितने यूनिक वैल्यूज है, ये मैंने लिखा। अभी ये मुझे हर एक कॉलम के लिए चाहिए, तो मैंने क्या बोला, डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर दो, एक एक कॉलम आप उठाओ एंड कॉलम से पूछो आपकी यूनिक वैल्यूज क्या है, एंड उसको मैंने ए के अंदर डाल दिया। एंड उस ए को प्रिंट जब मैंने किया, तब हर एक कॉलम के अंदर कितने यूनिक वैल्यूज है, जैसे कि होटल कॉलम के अंदर क्या है, रिजॉर्ट होटल एंड सिटी होटल। इज कैंसल के अंदर क्या है, दो ही डेटा, या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, ठीक है। सो अराइवल मंथ के अंदर क्या है, सारे मंथ्स होंगे यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट इट विल शो यू, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, लैम्बडा फंक्शन को अप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद डेटा रैंगलिंग आ गया। अभी देखो डेटा रैंगलिंग जैसे ही आ गया ना, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे देखो, मैंने कॉपी बना ली। सो जो भी चेंजेस इसके बाद होंगे, ऊपर के तो मैंडेटरी चेंजेस थे, बट इसके बाद जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो ओरिजिनल डेटा में नहीं चेंजेस होने चाहिए, एक डुप्लीकेट कॉपी में चेंजेस करके रखो। सो लेट अस से दैट मैंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, एंड बाद में जाके मुझे क्या करना है कि मुझे चेक करना है, सिर्फ लेट अस से दैट कंपेयर करना है कि पहले वाला जो डेटा था एंड जो चेंजेस करने वाला डेटा है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। उसके लिए मैं बोलूंगा डीएफ एंड चेंजेस विद द डीएफ1। तो ये यहाँ पे मैं कर सकता हूँ एनालिसिस, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने df.1 कॉपी बना दी। फिर टोटल स्टे वाला, टोटल नंबर ऑफ पीपल वाला, और आपने कौन कौन से कॉलम्स बनाए थे इसके अंदर। सो लेट अस से दैट एक सेटिस्फैक्शन लेवल का एक कॉलम बनाया था, वो यहाँ पे बना दो। सो ये सारी चीजें आपको कौन से कॉलम ऐड करने हैं, ये क्या करना है, वो आपको सिर्फ डेटा अंडरस्टैंडिंग में ही समझ में आएगा फर्स्ट स्टेप में, करेक्ट। उसके बाद में देखो यहाँ पे मैंने ये सारे कॉलम्स ऐड कर दिए। अभी ये कैसे ऐड किए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको ने ऑलरेडी ये सीखा है, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं किया। बट यहाँ पे देखो एडिंग टोटल स्टेइंग डेज इन होटल, उसके लिए एडिंग टोटल नंबर ऑफ पीपल एज अ कॉलम, ये मैंने यहाँ पे लिखा, दिस शुड बी डॉक्यूमेंटेड। देर आर सम रोज विद द टोटल नंबर adult children or babies equals to 0. This means that there is no any booking were made, so we can remove such rows. तो पहले मैंने चेक किया कितने रिकॉर्ड्स है ऐसे, तो वो मैंने रिकॉर्ड्स यहाँ पे रिमूव कर दिया, 166 रिकॉर्ड्स है, तो वो रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिए। df डॉट ड्रॉप एड, ये पूरी कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू बोल दिया लास्ट में, एंड df डॉट हेड करने के बाद मेरे पास कितने कॉलम्स एंड कितने रिकॉर्ड्स बचे वो यहाँ पे मैं चेक करूंगा। अभी जो जो आपने मैनिपुलेशन ऊपर किया वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। अभी इस केस में मैंने क्या किया नहीं है, मैंने इस केस के अंदर नल वैल्यूज को फिल नहीं किया है, राइट। मैंने आपको क्या बोला, मुझे नहीं फिल करना तो मैंने नहीं किया, ऑर्डर वगैरह नहीं लिखना था, ठीक है। अगर आपको फिल करना है तो ऊपर अंडरस्टैंड योर वेरिएबल्स के अंदर सबसे ऊपर अंडरस्टैंड योर डेटा के अंदर आप वो चेंजेस डाल दो, एंड यहाँ पे उसकी कोड डाल दो, कहाँ पे, थर्ड स्टेप के अंदर, डेटा रैंगलिंग के अंदर। एंड लास्ट में लिख लो कि आपने डेटा रैंगलिंग के अंदर क्या क्या चीजें की, जैसे कि 2 कॉलम्स ऐड किए, टोटल स्टेट, टोटल नंबर ऑफ पीपल वगैरह सब कुछ। अभी ये क्यों ऐड किए वो आपने ऊपर ही एक्सप्लेन करके दे दिया, तो यहाँ पे सिर्फ लिखो कि फ्रॉम दिस वी हैव डन दिस चेंजेस,
एंड इसके बाद में जो है वो आपको एग्जैक्टली पता ही है क्या है। अभी वी आर गोइंग फॉर द स्टोरी टेलिंग, ठीक है। स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, एवरीवन ऑलरेडी नोज अबाउट द स्टोरी टेलिंग, जहां पे हम हर एक कॉलम को लेके एक क्वेश्चन पूछते हैं एंड उस क्वेश्चन को, जैसे कि देखो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन पूछा विच टाइप ऑफ होटल हैव मोर नंबर ऑफ बुकिंग। अभी इसको प्लॉट करने के लिए मैंने एक चैट बॉक्स ले लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये क्वेश्चन मैंने प्लॉट किया, राइट। वो होने के बाद उसका मैंने यहाँ पे पहले लिखा चार्ट 1, हैशटैग डाल के मैंने कमेंट वगैरह करके सब कुछ लिखा, विजुअलाइजेशन कोड। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे कोड लिखा, राइट, वैल्यू काउंट निकाला, ये इसका इंफॉर्मेशन मिला। उसके बाद में होटल वैल्यू डॉट काउंट्स जो वेरिएबल है मेरा, उसको यहाँ पे लिख के उसको प्लॉट किया। अभी पाई चार्ट क्यों प्लॉट किया वो भी मैंने यहाँ पे लिखा, पाई चार्ट फॉर द मोस्ट प्रेफर्ड होटल, राइट। ये सारी चीजें होने के बाद जब मेरा चार्ट प्लॉट हो गया, इस चार्ट को मैंने 3 फिर से क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन, मैंने ये चार्ट क्यों चूज किया, मैंने बोला आई यूज दिस पाई चार्ट टू चेक एंड अंडरस्टैंड द होटल टाइप इज रिजॉर्ट और सिटी होटल इन अ सिंपल वे ऑफ विजुअलाइजिंग। इसके अंदर आप एक और लाइन ऐड कर दो, देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज तो पाई चार्ट इज बेस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद में व्हाट आर द इनसाइट्स यू फाउंड फ्रॉम द चार्ट, based on the above observation I found that 61% of the people preferred city hotel and 38% people preferred to book a resort hotel, which means resort hotel have less number of booking। ये मुझे चार्ट से समझ में आ गया। उसके बाद में will the gain insight help creating positive business impact, are there any insight that leads to negative growth, justify with the reason। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिटी होटल कैन फाइंड मोर सर्विसेज टू अट्रैक्ट मोर गेस्ट टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू, रिजॉर्ट होटल कैन फाइंड a solution to attract customers and also find the facilities provided by the city hotel to attract the customer। So yes, from this chart we have gained the insights for creating positive business impact। तो ये जो चार्ट हमने प्लॉट किया है उससे हमने कुछ सीखा जिससे हम हमारे बिजनेस के लिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते, ठीक है। अभी ऐसे करते करते बहुत सारे चार्ट्स प्लॉट किए, राइट। अभी इसके लिए हमें पीएलटी डॉट प्लॉट से नहीं चलना पड़ेगा, हमें एसएनएस से चलना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया है, सो ये फॉन्ट साइज वगैरह, ये यहाँ पे अलग चीज होती है फॉन्ट साइज वगैरह, ये तो मैंने चैट जीपीटी से कॉपी किया है सारा चीजें। बस जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे काउंट प्लॉट, राइट। वहां पे बार प्लॉट होता है, यहाँ पे काउंट प्लॉट। एक्स एक्सिस में क्या होगा, अराइवल डेट होगी। डेटा कौन सा है, DF1। ये क्या है, होटल। सेट टाइटल इक्वल्स टू ईयरली बुकिंग। तो यहाँ पे मेरा चार्ट ये बन गया, हर एक साल का डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है यू कैन आस्क टू चैट जीपीटी फॉर द ग्राफ, क्योंकि हर एक चीजें आपके ध्यान में नहीं रहेगी, राइट। बहुत सारी चीजें है, ये भी मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ऐसा होता है कभी कभी। आप कितनी भी बार काम करोगे उसके अंदर ये इतनी बड़ी बड़ी लाइन आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। उसके बाद इससे क्या मिला आपको वो यहाँ पे लिख दो। ऐसे चार्ट्स बनाते जाओ, आपको पूरे आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर चार्ट पूछो। अभी इसके अंदर जो स्पेसिफाइड चार्ट्स है वो मैं यहाँ पे आपको स्पेशल चार्ट्स आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये पर मंथ वाला चार्ट था, इसके लिए मैंने 2 विजुअलाइजेशन यूज किए। पहला विजुअलाइजेशन था ये वाला जिसके अंदर मैंने लाइन चार्ट बनाए। दूसरा विजुअलाइजेशन था सेम, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है, बट मैंने सेम के लिए पाई चार्ट बनाया। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके अंदर है वो भी देखना था एंड दोनों का परसेंटेज भी निकालना था, तो मैंने ये यूज किया, राइट। राइट आफ्टर दैट इसके अंदर क्या समझ में आ गया वो लिख दो। विच एजेंट मेड द मोस्ट नंबर ऑफ बुकिंग, कैटेगरी नो है, आई विल गो फॉर द कॉलम चार्ट ऑब्वियसली। कलर्स के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स डाले क्या, या ऑटोमेटिक ले लिया उसने, ऑटोमेटिक ले लिया शायद से, एसएनएस से प्लॉट किया तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। सो मैटप्लॉटलिब से भी कर सकते थे बट एसएनएस से कर दिया, ठीक है। स्पेशल चार्ट्स की तरफ चलते अपन पहले। ये हो गया, इसकी जरूरत नहीं समझाने की। दिस इज ऑल्सो डन, जो सबसे फर्स्ट वाला चार्ट था वही है ये। राइट आफ्टर दैट विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड फूड टाइप, ये भी आसान है। स्कैटर्ड प्लॉट, इससे क्या समझ में आता है देखो। सो बेसिकली जब मैं स्कैटर्ड प्लॉट कर रहा हूं तब मैंने लिखा रिलेशनशिप बिटवीन एडीआर एंड टोटल स्टे। अभी देखो इसमें मुझे क्या बताना है कि
टोटल स्टे एंड एडीआर के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? अगर आदमी कम दिन रुका तो एडीआर ज्यादा होता है या कम होता है? आदमी ज्यादा दिन रुका तो हमारे इनकम के ऊपर कुछ इफेक्ट आता है कि नहीं आता है? ऑब्वियसली वो आता है, बट चेक किया मैंने यहाँ पे उनका रिलेशन क्या है, राइट? वो चेक करने के बाद मैंने यहाँ पे एसएनएस डॉट स्कैटर डाल दिया, डीएफ1 के अंदर से टोटल स्टे ले लिया एंड वाई एक्सिस में एडीआर डाल दिया। ये करने के बाद स्कैटर्ड प्लॉट में मुझे क्या पता चला? अगर आदमी ज्यादा दिन मतलब लाइक कम दिन के रुकता है तो यहाँ पे ज्यादा पैसा। सो यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि देयर आर नो परफेक्ट रिलेशनशिप, राइट? तो कुछ भी डेटा पॉइंट हर एक जगह पे, तो कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स है कुछ जगह पे। अभी इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पाई चार्ट के अंदर भी डाल दिया, सॉरी बॉक्स प्लॉट के अंदर, जहाँ पे क्या समझ, यस प्लीज कर दी। डेटा साइंस का बैच है ना आपका? यस प्लीज सिट। जैसे इनका बैच खत्म होता है विद स्टार्ट, ठीक है? यहाँ पे मुझे दोनों अलग अलग चार्ट से सेम इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है? तो यस, ठीक है। सो अभी इससे क्या मिला? एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस एडीआर आल्सो इंक्रीजेस। सो तो मैंने दो अलग अलग चीजों से एडीआर बनाया। यहाँ पे देखो, पहले चेक किया एडीआर का टोटल नंबर ऑफ पीपल के साथ क्या है एंड रिलेशनशिप बिटवीन एडीआर एंड टोटल स्टे। दो चीजों से एडीआर पूछा मैंने, टोटल स्टे का एडीआर के साथ कुछ रिलेशन है क्या एंड एडीआर का टोटल नंबर ऑफ पीपल के साथ कुछ रिलेशन है क्या? तो यहाँ पे टोटल स्टे से कुछ इतना इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है मुझे, बट इन द केस ऑफ टोटल स्टे उससे ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यस, df1 डॉट ड्रॉप एडीआर ग्रेटर देन 5000। सो यहाँ पे शायद से मैंने जिसका एडीआर 5000 से ऊपर है उनके रिकॉर्ड्स मैंने शायद से ड्रॉप किए। From the above scattered scat, we can say that stay in increase, ADR is decrease. So thus, for longer stay, customer can get good ADR. Right, यहाँ पे ड्रॉप क्यों किया? df1.adr जिनका ADR 5000 से ऊपर है। सो हमने यहाँ पे, हाँ मैं बताता हूँ क्या किया मैंने यहाँ पे, राइट? सो आउटलायर निकाले मैंने इसके अंदर से, मैं बताता हूँ आउटलायर क्या होता है। आउटलायर, हाँ तुम्हें बताया, बाकी सबको बताता हूँ आउटलायर क्या आता है। 11:45 और 50 को स्टार्ट कर दूंगा, उनको बताया था मैंने वैसे लास्ट लेक्चर में। ओके, सो आउटलायर क्या होता है वो समझो कि मैंने पहले यहाँ पे चेक किया एडीआर कैसे होता है, मतलब इसके अंदर स्कैटर्ड प्लॉट मैंने ऊपर वाला नहीं बनाया था पहले लाइन, मैंने सिर्फ स्कैटर्ड प्लॉट बनाया। उसके अंदर मुझे क्या पता चला, ये ग्राफ बहुत अच्छा दिख रहा था बट कुछ डेटा पॉइंट 5000 के ऊपर जा रहे थे, एक दो ही डेटा पॉइंट। उसकी वजह से क्या होता है, सो लेटेस्ट से दैट मैं बताता हूँ। शुभम की सैलरी 5000 रुपए पर डे, साई की सैलरी है 6000 रुपए पर डे एंड पर डे, ठीक है? इन दोनों की सैलरी पर डे, बट अनिकेत की सैलरी 7 लाख रुपए पर डे दिखाई दे रहा है। सो अभी इस केस में क्या हो गया, गलती से उन्होंने पर डे सैलरी डालने के हिसाब से उसने महीने की सैलरी डाल दी यहाँ पे, राइट? पर डे डालना था तो लेकिन महीने की सैलरी डाल दी, बट यहाँ पे इसके वजह से क्या होगा, जब मैं एवरेज निकालूंगा एंड किसी ने मुझे पूछा कि इन तीनों का एवरेज सैलरी क्या है, एवरेज सैलरी क्या आ जाएगा, लगभग 3.5 लाख के आसपास आ जाएगा। बट किसी को नहीं मिलती ना इतनी सैलरी, उसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अनिकेत का डेटा कुछ दिनों कुछ देर के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया 500 तक मैक्सिमम डेटा आ रहा है एंड कुछ डेटा पॉइंट्स थे एक दो जो 5000 के ऊपर थे, राइट? तो वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया क्योंकि 5000 एडीआर हो ही नहीं सकता, 500 के रेंज में आना चाहिए, तो गलती से उसको 500 ही डालना होगा, राइट? बट उसकी वजह से एक जीरो ज्यादा हो गया इसलिए वो 5000 के ऊपर चला गया होगा। इसकी वजह से मैंने जिसका डेटा 5000 के ऊपर है उनको निकाल दिया, राइट? उसको बोलते हैं आउटलायर, ठीक है? ये आप, हाँ नहीं, आउटलायर कैसे एनालाइज करते हैं पता है? स्कैटर्ड प्लॉट से ही एनालाइज करते हैं। आपको पहले प्लॉट बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद आपको दिखेगा सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे एक दो डेटा पॉइंट ऊपर है, उसके वजह से 5000 के ऊपर मेरा डेटा जा रहा है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो जो डेटा पॉइंट है वो किस रेंज के अंदर आ रहा है। तो वो डेटा पॉइंट लेटेस्ट 6000 7000 ऐसा होगा, तो आप एक काम करो 5000 के ऊपर जो दो तीन डेटा पॉइंट्स उसको डिलीट कर दो। So from the above scattered plot, we can say that the strain increase ADR is decrease. ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। So ADR is dependent on per day, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ज्यादा दिन किसी होटल में रुकोगे तो आपका पर डे का पैसा कम रहता है, करेक्ट? अगर आपने एक फोन लिया
तो वो 1 लाख का होगा, आपने 2 लिया तो 1,80,000 का दे देगा वो आपको, करेक्ट। इन द सेम वे ये क्या बता रहा है कि जितने ज्यादा दिन वो रुकेगी, जैसे 40 दिन रुके, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन रुके, हमको पैसा एडीआर कम मिलेगा 100 के आसपास, राइट। अगर कम दिन रुके तो हम पैसा ज्यादा ले सकते हैं, फैसिलिटीज ज्यादा दे दी। अभी इसमें क्या होता है, हमें हर रोज क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं, हर रोज वॉशरूम साफ करने की जरूरत नहीं, वो सारी चीजें एडीआर के अंदर आ जाएगी ना। वैसे उस हिसाब से यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे शायद सेकंड डेफिनेशन मैंने गलत लिखी है, 10 लॉन्गर स्टे फॉर द कस्टमर कैन गेट गुड एडीआर, ये गलत है, लॉन्गर के लिए कम होता है एडीआर, ऐसा यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने ये प्लॉट किया, यहाँ पे मैंने विजुअलाइजेशन ऑफ अ चार्ट, यहाँ पे मैंने क्या किया, विद द टोटल नंबर ऑफ पीपल किया। यहाँ पे देखो इस चार्ट से मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर एक ही आदमी आया तो मेरा एडीआर का एवरेज वैल्यू कितना है, 70 के आसपास। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल है ना, अगर एक ही आदमी आया तो एडीआर क्या है, 70 के आसपास। 2 आदमी आए तो मेरा एडीआर 100 के आसपास है, मतलब एडीआर बढ़ता है, जितने ज्यादा लोग हो गए उतने ज्यादा एडीआर। 3 है नंबर ऑफ पीपल, तो एवरेज वैल्यू देखो 150 के आसपास। सो इस चार्ट से आपको क्या समझ में आता है, जितने ज्यादा टोटल नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे उतना हमारा एडीआर बढ़ेगा, ऐसा इसमें समझ में आता है। सो वही यहाँ पे हमने लिखा, एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस एडीआर आल्सो इंक्रीजेस, thus ADR and total people are directly proportional to each other। फिर कोरिलेशन, अभी ये 1-2 वेरिएबल के लिए किया क्योंकि हमारा मेन कंसर्न क्या था, एडीआर, तो एडीआर के ऊपर हमने ज्यादा एनालिसिस किया। उसके बाद सारी चीजों को अभी एक एक करके हम सारी चीजों का स्कैटर प्लॉट नहीं बना सकते, जो मेन फीचर है उनका बना लो, बाद में आप कोरिलेशन मैट्रिक्स बना लो सबका। इसके अंदर क्या है, सारी चीजें का कोरिलेशन एक दूसरे के साथ मैच होता है। बट यहाँ पे देखो, हाईलाइट आप जब करोगे तब आपको यहाँ पे 2-3 चीजें हाईलाइटेड दिखेगी। क्या क्या है, देखो यहाँ पे 95% कोरिलेशन है कुछ दो तीन चीजों में, जहां पे क्या है, स्टे इन वीक नाइट एंड टोटल स्टे। स्टे इन वीक नाइट एंड टोटल स्टे, ऑब्वियसली टोटल स्टे इज मेड फ्रॉम वीक नाइट एंड वीकेंड नाइट, तो उनका तो अच्छा परसेंटेज होगा ही होगा कोरिलेशन। तो इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि टोटल स्टे इज बीट फ्रॉम दिस 2 कॉलम्स, बट टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इज आल्सो गिविंग मी नाइस कोरिलेशन, अडल्ट चिल्ड्रंस, क्योंकि वो भी हमने ही बनाया, इसीलिए वो इनका हमें अच्छा कोरिलेशन दिखा रहा है। और कुछ है क्या जिनका अच्छा कोरिलेशन है, यहाँ पे देखो, स्टे इन वीकेंड नाइट्स एंड स्टे इन वीक नाइट्स, इनका भी अच्छा कोरिलेशन है, बट फिर भी वो हमारे कुछ काम का है नहीं, क्योंकि दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट, यू कैन सी दैट। और कुछ कोरिलेशन है क्या, अच्छा यहाँ पे देखो एडीआर का चिल्ड्रन के साथ बहुत अच्छा 35% कोरिलेशन, चिल्ड्रंस बढ़े तो एडीआर बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, मतलब एडीआर का कुछ ना कुछ रिलेशन है चिल्ड्रंस के साथ। ऑब्वियसली चिल्ड्रंस अगर किसी होटल में चले गए तो स्पेशल सर्विसेज ज्यादा लेनी पड़ती है हमें वहां पे, कुछ कुछ चीजें, सो यू कैन से दैट एक छोटा बेड हो गया, कुछ भी हो गया, राइट, वो यहाँ पे उस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एडीआर से अराउंड 40% जो हमने निकाला। अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज करेंगे तो एडीआर भी हमारा बढ़ेगा, वो यहाँ से प्रूव होता है। क्लियर है, कंफर्म। अभी इसके बाद में सॉल्यूशंस टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव, अभी ये कैसे होता है पता है, आपने जितने भी बिजनेस सॉल्यूशन दिए 16 चार्ट्स के ऊपर, उसको चैट जीपीटी में डाल दो एंड सिर्फ बोल दो कि इसका एक अच्छा सा पैराग्राफ बना दो, सो वो पैराग्राफ आप यहाँ पे डाल दो। इन शॉर्ट मैंने क्या बोला, सिर्फ इस पैराग्राफ को, दैट इज जेनियर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो जेनियर। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था पहले 16 लाइंस को एक साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, फॉर ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ एंड टू इंक्रीज द रेट ऑफ एडीआर वी शुड फाइंड द वेज टू रिटेन कस्टमर फॉर लॉन्गर डेज। ऐसे कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाली, कंक्लूजन में 16 चार्ट्स का कंक्लूजन एक साथ यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे 1-2 चीजें मैंने हाईलाइट की, एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस एडीआर आल्सो इंक्रीजेस, thus the ADR and total number of people are directly proportional to each other, जो हमने लास्ट चार्ट प्लॉट किया था, सक्सेसफुली कंप्लीट। सो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट।